Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in today's lecture, we are going to cover the part 2 of question number 1 of TY BCom semester 5 chapter number 1. In the last video lecture, we already covered the part 1 of the same question and the part 1 was all about the macroeconomic stabilization. See, अगर आप अभी इस वीडियो को न्यूली अगर देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया उसका एक पार्ट सीख रखा है, दूसरा पार्ट आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे. नाउ बेसिकली क्वेश्चन में जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें से इस क्वेश्चन पे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सो इसके 2 पार्ट में से कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट आपसे पूछा जाएगा जो आपके क्वेश्चन में मैंशनड होगा. सो बेसिकली जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो चेंजेस की गई थी, सो 2 मेजर चेंजेस की गई है फ्रेंड्स. पहला चेंजेस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, जिसका वीडियो लेक्चर कल जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, और दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब होता है हमारी पूरी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो रिफॉर्मेशंस की गई, जो चेंजेस की गई, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो इन द ईयर ऑफ 1991 से स्टार्ट हुई. सो बेसिकली एक बार रिकलेक्ट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन होगा कि इम्पॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द ईयर ऑफ 1991. ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. तो क्वेश्चन बेसिकली आपसे यही पूछा जाएगा कि जो चेंजेस की गई थी पॉलिसीज़ में 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने की वजह से, सो उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या क्या हुआ, तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है. अगर आपको क्वेश्चन पूछा है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए क्या किया गया, सो पार्ट 1 वाला आंसर जाएगा. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ सो नेप का फुल फॉर्म इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. अगर आप न्यू हैं और इसी लेक्चर को आपने स्टार्ट किया है तो मैं फिर से आपको फुल फॉर्म बताना चाहूँगी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में बनाई गई थी, जो इंडिया की इकोनॉमी का सबसे क्रूशल ईयर रहा है, क्योंकि इसके 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स है विच इज़ कॉल्ड एज LPG, जो मैंने लास्ट के लेक्चर में कवर किया है. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन इज़ नथिंग बट फ्रीडम of control from the excessive government controls, we can say. Privatization का मतलब होता है जहाँ पर we are trying to reduce the private sector, we are trying to reduce the public sector and we are trying to improve the private sector. It is called as a privatization. And then we have a globalization is nothing but the integration of the national economy with the world economy is called as a globalization. ठीक है, so basically ये हमने देख रखा है. so चलिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आई. सो भाई यहाँ पर 4 चेंजेस आपको याद रखने हैं, मेन पॉइंट. जैसे मैंने लास्ट में बताया था 3 मेन पॉइंट, यहाँ पर वी हैव 4 मेन पॉइंटर्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंटर्स है. सो पहले जब भी आंसर पढ़ने बैठेंगे सो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का क्वेश्चन हम करेंगे सो हियर वी नीड टू रिमेंबर दीज 4 पॉइंटर्स. पहला पॉइंट अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स मतलब पहला जो चेंजेस किया गया था फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज़ में चेंजेस लाई गई. देन पब्लिक सेक्टर में चेंजेस लाई गई, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ अपने सेक्टर्स में डिसइन्वेस्टमेंट एंड चेंजेस किया. सेकंड, ट्रेड जो होता है हमारा लेन देन और हमारा जो पैसों का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इस पर फोकस किया जाने लगा. एंड देन फाइनेंशियल सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, ये सारी जगहों पे भी चेंजेस की गई. सो चलिए वन बाय वन ईच एंड एवरी रिफॉर्म्स के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चेंजेस एंड रिफॉर्म्स दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स. सो सबसे पहले हम देखेंगे द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड 1956. देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एक्ट जो 1948 एंड 1946 है उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है, जहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट पे फोकस किया. ठीक है, इट हेल्प्स टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर हैड रिजल्टेड इन राइजिंग कॉस्ट, राइजिंग इंडस्ट्रियल सिकनेस एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ. मतलब बेसिकली जब हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया तो हमने इसकी ग्रोथ, इसके एक्सपेंशन, इसके डेवलपमेंट पे फोकस किया जाने लगा, और हमने ट्राई किया कि हम इंडस्ट्रीज़ की जो सिकनेस है, जहाँ पर हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, सो दीज आर द सिकनेस ऑफ द इंडस्ट्रीज, जिसको हमने रिड्यूस करने के लिए फोकस स्टार्ट किया. चलिए अब इसमें कुछ मेन पॉइंटर्स हमें देखना है. पहला पॉइंट अगर हम इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स यानी इंडस्ट्रीज़ में क्या चेंजेस की गई उसमें देखेंगे. सो पहला पॉइंट है अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. अबॉलिशन का मतलब होता है ऑफिशियली किसी चीज़ को स्टॉप करना, अबॉलिट करना.
ठीक है। एबिलिटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, पहले क्या होता था ना, 1991 के प्रायर अगर हम देखेंगे, पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर एक्सेसिव जो है गवर्नमेंट कंट्रोल होते थे, विच रिक्वायर्ड अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंसिंग। ठीक है। सो जब इंडस्ट्रीज़ में चेंजेस की बात आई तो 1991 में क्या किया गया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ पे लाइसेंस होता था ना, उन सारे लाइसेंसेस को क्या किया गया, ऑफिशियली स्टॉप कर दिया गया। ये की गई पहली चेंजेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, क्योंकि ओवर लाइसेंस होगा, सो पीपल विल नॉट टेक टू मच ऑफ इंटरेस्ट बाय ओपनिंग द इंडस्ट्रीज इन द लोकल लोकेलिटी, इन द लोकल एरियाज एंड अदर लोकेलिटीज़। ठीक है। सो इसकी वजह से क्या किया गया कि भाई पहले इंडस्ट्रीज़ के लाइसेंसिंग को हटाने की कोशिश की गई। और अगर आप अभी देखोगे, सो नाउ डेज एट प्रेजेंट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आर ओनली रिक्वायर्ड फॉर 5 इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इट इज़ कंपलसरी, बट हाँ सारे इंडस्ट्रीज से लाइसेंसिंग को हटा दिया गया, लेकिन 5 इंडस्ट्रीज़ है जिस पे लाइसेंसिंग अभी भी ज़रूरी है और कंपलसरी है। तो वो कौन सी है? अल्कोहल, सिगरेट्स की, हैजर्डस जो केमिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, और डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, इन पर ये 5 जो है इंडस्ट्रीज़ का नाम आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में भी आपसे इसको बारे में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, परमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब इंडस्ट्रीज़ में ये चेंजेस की गई कि हर एक इंडस्ट्रीज़ को परमिशन दिया गया कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो अडॉप्ट एंड टेक इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी। पहले जो फॉरेन एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब आप फॉरेन की किसी कंट्रीज़ पे, मशीनरीज़ पे या उनके स्टॉक्स पे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये चेंजेस भी 1991 में की गई। पहले जो एफडीआई अलाउ था, ठीक है, वॉज अलाउड अप टू 51%, एंड नाउ अब जो लिमिट है वो और भी ज़्यादा रिलीज की कर दी गई है, अब 200% तक का आप कर सकते हैं एफडीआई। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। नाउ अब क्या किया गया, जितनी भी इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के अंडर थी, मतलब गवर्नमेंट के अंडर थी, उनके रोल को क्या कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है। सो अभी नाउ डेज जो पब्लिक सेक्टर था ना, वो रिड्यूस किया गया फ्रॉम 17 to 3 ओनली। सो नाउ डेज जस्ट एटॉमिक एनर्जी, रेलवे है ना, मिनरल वाटर्स, जो मिनरल आइटम्स होते हैं, इन्हीं पे जो है पब्लिक सेक्टर चल रहा है, गवर्नमेंट का राज है, बाकी सभी पे पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस कर दिया गया। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ एमआरटीपी लिमिट। एमआरटीपी का फुल फॉर्म होता है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी ना। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट और इवन ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछा जाता है, सो आप अच्छे से इसका प्रिपरेशन करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। एमआरटीपी क्या होता है ना, पहले कैसा होता था, अगर कोई भी कंपनी एक लार्ज या फिर एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज हुआ करती थी ना, उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता था। और वो रेस्ट्रिक्शन कब लगाया जाता था, जब उनके एसेट्स जो है 100 करोड़ के अब जा रहे हैं। सो अगर किसी भी इंडस्ट्री का एसेट जो है 100 करोड़ से अब जाता था, सो उन पे एमआरटीपी एक्ट लगा दिया जाता था कि अब आप उससे ज़्यादा आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक्सपांड नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये एक्ट को रिमूव किया गया और कंपटीशन एक्ट लाया गया इन द ईयर ऑफ 2002 कि आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, बल्कि अब जो इंडस्ट्रीज 100 करोड़ एंड अबव का भी एसेट्स मेंटेन करती है, देन ओनली देन टू दे कैन ऑल्सो डू देयर बिजनेस, दे कैन ऑल्सो एक्सपांड देयर बिजनेसेस। ठीक है। सो एमआरटीपी एक्ट को रिमूव किया गया। आप ये पढ़ लेंगे, मैंने आपको इजी आंसर में लिख के दिया है। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आंसर में किस तरीके से लिखना है। सो चलिए अब नेक्स्ट वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ से रिकलेक्ट करते चलूँ, सो वी हैव कंप्लीटेड विद द पार्ट 1 रिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, दैट इज इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, जो हमने पढ़ लिया। पहला इंडस्ट्रीज में चेंजेस की गई, आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर में क्या चेंजेस हुआ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर में जो चेंजेस हुआ है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती है ना, अगर हम देखेंगे सो इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप 1991 में देखेंगे, सो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो किसके अंडर थी, पब्लिक सेक्टर। लेकिन अभी इसको क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल समझिए, इंडस्ट्रीज हैं सब गवर्नमेंट के अंडर है, सो 100% कंट्रोल किसके पास था, गवर्नमेंट के अंदर। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, 51% का होल्डिंग अपने पास रखा, 49 का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ने अपने इक्विटीज़, अपने शेयर्स जो है या अपनी कंपनियों को पब्लिक को कह दिया कि पब्लिक को यानी प्राइवेट सेक्टर्स को कह दिया कि वो खरीद लें और देन दे कैन स्टार्ट द बिजनेसेस। सो इससे क्या हुआ, पब्लिक
सेक्टर यानी गवर्नमेंट का रोल कम हो गया, प्राइवेट सेक्टर मतलब पब्लिकों ने जब अपनी अपनी इंडस्ट्रीज ओपन की तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया, ठीक है। इससे ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ेगा और फिर एक हेल्दी कंपटीशन की वजह से इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। सो डिसइन्वेस्टमेंट भी एक ऐसा पार्ट है फ्रेंड्स जहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। सो आप इसका प्रिपरेशन अच्छे से करें, और अगर फर्दर मोर डिटेल्स चाहिए डीपली अबाउट द डिसइन्वेस्टमेंट और द MRTP यू कैन डू कॉमेंट ऑन माई चैनल, मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला। अब मैं फिर से रिकलेक्ट करवाना चाहूँगी फ्रेंड्स आपको। पहला चेंजेस किया गया था इंडस्ट्रीज़ में, दूसरा चेंजेस किया पब्लिक सेक्टर, क्या किया गया, पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस किया गया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा दिया गया। पब्लिक सेक्टर प्रायर टू 1991 100% कंट्रोल को होता था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने क्या किया 51% का कंट्रोल रखा, 49 प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, मतलब उसने अपनी इक्विटी शेयर्स या अपनी कंपनियों को क्या किया, बेच दिया। तो बेचा तो लोगों ने खरीदा, लोगों ने, आम जनता ने खरीदा, मतलब प्राइवेट सेक्टर बढ़ गया, ठीक है। सो जो गवर्नमेंट अपना इक्विटी, अपने शेयर्स या अपनी इंडस्ट्रीज को पब्लिक में आके जनता में बेचती है, इसी को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो चलिए रिकलेक्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया। चलिए अभी थर्ड पढ़ते हैं, ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म्स। अब ट्रेड में क्या चेंजेस हुई, लेन देन के मामले में चेंजेस क्या क्या हुई, कैपिटल पैसों के लेन देन में क्या चेंजेस हुई, इनकमिंग आउट में। सो हम यहाँ पर ये चेंजेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो द गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग चेंजेस की। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट। देखिए ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट कैन बी विद इन द कंट्री, इट कैन बी आउट ऑफ द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। सो नाउ सो गवर्नमेंट ने या जो चेंजेस की गई थी इन द ईयर ऑफ 1991, ठीक है, PV नरसिम्हा राव के अंडर जो चेंजेस की गई थी अगर आप देखोगे, सो क्या किया गया, ट्रेड में इम्पोर्ट को लिबरल कर दिया। लिबरल मतलब होता है फ्री कर देना, फ्रीडम कर देना। सो यहाँ पे क्या हो गया, लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट था, लेकिन क्या किया गया, कहीं कहीं जगह पे इम्पोर्ट को वर्चुअली ओबलिश किया, एंड इट इज़ जस्ट फॉर द कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल बात ये हो रही है कि इम्पोर्ट को लिबरल किया, लेकिन इम्पोर्ट कंट्रोल्स वर्चुअली अबलिश किया, मतलब स्टॉप किया, लेकिन एक्सेप्ट द कंज्यूमर गुड्स। देखिए इम्पोर्ट इज़ नॉट गुड फॉर अस, अगर आप किसी चीज़ को इम्पोर्ट कर रहे हैं सो यू हैव टू पे द मनी एज इट इज़ एट इंटरनेशनल लेवल। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से कोई चीज़ इम्पोर्ट करिए, इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग लेदर, या सॉरी, इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फ्रॉम चाइना, so we have to pay, India has to pay something to the China, so our money is going out, which is not good for us, that is why import is not good for us। but क्या किया गया, ट्रेड में जो चेंजेस की गई, ये किया गया कि कंज्यूमर गुड्स के लिए क्या किया, कंज्यूमर गुड्स तो खरीदना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अनाज, दाल या फिर राइस का किल्लत पड़ जाता है तो भाई भूखे तो रह नहीं सकते, सो इम्पोर्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो महंगा हो या फिर सस्ता हो। सो लिबरल किया गया बट स्पेशली फॉर द कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। येस, इफ़ इम्पोर्ट इज़ नॉट गुड फॉर अस, एक्सपोर्ट बट ऑलवेज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब होता है व्हेन वी आर सेलिंग आर गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्री, व्हेन अदर कंट्री विल परचेज फ्रॉम अस, अदर कंट्री विल पे टू अस, right? So money will come in our country, cash will be inflow, so which is good for us, ठीक है। so export को बढ़ाने के लिए कोशिश की गई। रिडक्शन एंड टैरिफ स्ट्रक्चर, जो टैरिफ होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे जो ड्यूटीज़ लगाई जाती है वो बेसिकली टैरिफ होती है। अगर आप देखोगे सो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर रिड्यूस फ्रॉम 300% टू 150। पहले एग्रीकल्चर पे थोड़ा कम होता था, बट जो नॉन एग्रीकल्चर आइटम्स हो गए ना उन पे कितना होता था। फॉर एग्जांपल अनाज वगैरह के अलग की बात हो रही है, जैसे कोई फर्नीचर हो गया या एनी अदर आइटम्स एंड इक्विपमेंट्स हो गए, सो इसको अगर आपको ख़रीदना है सो आपको 300% तक का इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ता था। उस इम्पोर्ट ड्यूटी को 300% से 150% पे ला के रोका गया इन द ईयर ऑफ 1991-1992, एंड फिर इसमें और चेंजेस की गई। इसको 2014 आने तक इम्पोर्ट ड्यूटी जो 300% है ना, उससे ज़्यादा होता था, उसको 20% पे ला के रख दिया गया, और इन द ईयर ऑफ 2008 ये 10% पे आके रुक चुकी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट पॉलिसी, जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है उसमें भी चेंजेस किया गया, क्योंकि हमारा जो करेंसी होता है ना वो उसमें वोलेटिलिटी होती है,
इसमें अगर एप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन होता है, सो एक्सचेंज रेट में क्या किया गया, चेंजेस किया गया, ठीक है। जिससे क्या आएगा, एक्सचेंज रेट में अगर आप चेंजेस करोगे सो इससे क्या होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो प्रॉब्लम होता है वो आप इजीली इसको क्या कर पाओगे, मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मनी कब आपका एप्रिशिएट हो रहा है, यानी वैल्यू अप हो रहा है और वैल्यू डाउन हो रहा है। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस्ड करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अब ट्रेड में ये चेंजेस की गई कि कन्वर्टेबिलिटी, मनी जो कन्वर्ट होता है ना, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी अस टू कन्वर्ट आवर करेंसी, है ना। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, दिस इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स एंड फॉर स्टडीज अब्रॉड, ट्रैवल, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड सो ऑन, है ना। कन्वर्टेबिलिटी होगा देन ओनली द इम्पोर्टर्स कैन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्टर्स कैन एक्सपोर्ट गुड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लिबरलाइज्ड कैपिटल इनफ्लो। कैपिटल इनफ्लो मतलब पैसा जो हमारे यहाँ पर आ रहा है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो कैपिटल्स पे, फॉर एग्जांपल हमको पता है एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, और ये एफपी है, दिस इज नॉट बी, दिस इज पी। एफपीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको भी लिबरल कर दिया गया, फ्री कर दिया गया फ्रॉम द एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जब आप वहाँ पर किसी मशीन्स पे या किसी इक्विपमेंट पे पैसा लगा रहे हो किसी और कंट्री के, जैसे इंडिया ने फॉर एग्जांपल जर्मनी के किसी मशीनरीज पे पैसा लगाया, किसी उसकी कंट्री के पीस ऑफ लैंड पे पैसा लगाया, सो दिस इज नथिंग व्हाट वी कॉल द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो होता है जब इंडिया लंदन हो गया या फिर अमेरिका हो गया, इसकी करेंसीज को खरीद रहा है या इसके शेयर्स में डील कर रहा है, सो इसको हम कहते हैं शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की डीलिंग को हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको लास्ट जो है बताना चाहती हूँ, फिर से रिवाइज करेंगे एक बार। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हुई, तो पहले इंडस्ट्रीज़ में चेंजेस लाई गई, पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस करने की कोशिश की गई, ट्रेड को लिबरल करने की कोशिश की गई। अब चलिए लास्ट वाला पढ़ेंगे जिसके फर्दर बाइफिकेशंस है, जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है ना, उसमें 3 तरीक़ों से चेंजेस की गई, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस। तो बैंकिंग में देखिए क्या क्या चेंजेस की गई है। बैंकिंग में लोअरिंग ऑफ एसएलआर, एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या होता है, जैसे बैंक होती है, बैंक में एक बड़ी बैंक होती है जिसे हम कहते हैं, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, समझिए ये बैंक है आरबीआई। अब आरबीआई के अंदर छोटी छोटी बैंक होती है जिसे हम कहते हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है। सो आरबीआई कैन बी कॉल्ड एज अ बैंकर्स बैंक, और जो जितनी भी एक्सिस, कोटक महिंद्रा, ये सारे बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक के अंदर जितनी भी जो अकाउंट होल्डर होते हैं, वो लोग जितना भी आप अपना जो गोल्ड वगैरह रखते हैं या जो डॉलर्स होते हैं, उसके बेसिस पे ना एसएलआर फिक्स्ड किया जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसका एक रेशियो का जो अमाउंट होता है ना, वो सारी कमर्शियल बैंक किसको देती है, आरबीआई को देती है एसएलआर के रूप में। सो बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस लाने के टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। 2018 में इट वाज ऑल अबाउट 19.5% और करंट जो एसएलआर रेट है वो 18% है, ठीक है। सो ये होता है कि कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई को एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है, जहाँ पर क्या किया जाता है, कमर्शियल बैंक से जो मनी का जो अथॉरिटी है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर सेकेंड इज लोअरिंग सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो अगर हम देखेंगे, सो 1991 में अगर आप देखोगे, सो इट वाज ऑल अबाउट 15%। फिर 2003 में जो है आपका सीआरआर रेशियो जो है डाउन होकर 4.5% हो गया, और अभी जो है आप करंट देखोगे, सो करंट सीआरआर रेशियो इज़ 4.50%, ठीक है। सीआरआर क्या होता है, अब जैसे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उससे जुड़ी हुई कमर्शियल बैंक, अब कमर्शियल बैंक को जितना भी उनके अकाउंट होल्डर्स ने पैसे मेंटेन किए हैं, उसका जो है क्या करना है, 4.5% निकाल के किसको देना है, आरबीआई को एज ए रिजर्व। इससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक के हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा, ताकि वो ज़्यादा मार्केट में लोन वगैरह देके इन्फ्लेशन ना क्रिएट कर सके, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट्स क्या होते थे, पहले एक फिक्स किया जाता था, आरबीआई करती थी, सबने फॉलो करना होता था, बट अभी क्या कर दिया गया, मैक्सिमम फ्लोर रेट्स एंड मैक्सिमम सीलिंग रेट्स, ये सब रेट्स जो है कौन डिसाइड करेगी, बैंक इटसेल्फ। मतलब ये चेंजेस लाई गई कि ईच एंड एवरी बैंक कैन कैन फिक्स देयर फ्लोर रेट्स एंड सीलिंग रेट्स। फ्लोर रेट्स मतलब हायर, लोअर, एंड सीलिंग रेट्स मतलब हायर रेट्स। नेक्स्ट इज एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को भी प्रमोट करने की कोशिश की जाने लगी। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जैसे मैंने बताया फंड्स में, सिक्योरिटीज़ में अभी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स मतलब जो जज वगैरह होते हैं, स्पेशल जो है स्पेशल लॉ वगैरह बनाए गए जहाँ पर आप जो है जजमेंट कर सकते हैं। सो स्पेशल रिकवरी, लोन वगैरह अगर बैंक दे रही है सो उसको किस तरीके से आपको रिकवर करा के लेना है, सो ये सारे के चीज़ों के लिए एक स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जहाँ पर लीगल एक्शंस लिए जाते हैं एंड जजमेंट की जाती है, ठीक है। सो ये बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस की गई, आईएसएलआर लो कर दिया गया, सीआरआर लो कर दिया गया, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब इसके परसेंटेजेस को लो कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर का एंट्री फ्री कर दिया गया, कमर्शियल के बैंक कैन ऑल्सो डू इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट। नाउ अब देखते हैं कैपिटल मार्केट में क्या रिफॉर्म्स हुआ। कैपिटल मार्केट जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, और इसे ही हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। सो सेबी इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, अगर हम देखेंगे सो सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, ठीक है, ये फुल फॉर्म आप अच्छे से लिख लें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेटअप की गई थी इन द ईयर ऑफ 1988, और इसका जो लीगल बॉडी इसको मिला था ये जैन 1992 में मिला था, ठीक है। सो ये आपको ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए याद रखना है। ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड डीमटेरियलाइज ट्रेडिंग स्टार्ट की गई। कैपिटल मार्केट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में क्या चेंजेस किया गया, 1991 के बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग आ गया, मतलब जैसा कि अभी आप एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल, शेर खान ओसवाल, ये सारी जो है ब्रोकिंग फर्म्स के द्वारा ऑनलाइन भी ट्रेड कर सकते हो। डीमैट अकाउंट को हम कहते हैं डीमटेरियलाइज ट्रेडिंग, मतलब डीमैट अकाउंट के थ्रू भी जो आपको बैंक वगैरह आईसीआईसीआई वाले भी ओपन करके देते हैं, ठीक है, और जो है इनके लिए ब्रोकिंग फर्म्स भी होती है। इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए IPEF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ अक्टूबर 2001 फॉर द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। याद रखना है सिर्फ कि इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए एक फंड्स बनाया गया जिससे हम लोग इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को मेंटेन कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके, ज़्यादा लॉस ना करना पड़े उन्हें। प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म्स मतलब जहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफर्स इशू होते हैं उस पर ध्यान देने के लिए कोशिश की जाने लगी। रोलिंग सेटलमेंट का मतलब होता है कि सेबी ने जो है इंट्रोड्यूस किया था रोलिंग सेटलमेंट इन द ईयर ऑफ 2002 जनवरी में, ठीक है। इसका मतलब ये होता था कि ट्रेडिंग साइकिल विल टेक अ टाइम ऑफ T+2 डेज, मतलब ट्रेडिंग के 2 दिन, मतलब जब भी आप कोई चीज़ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ वगैरह खरीदते हैं सो इसका रोलिंग टर्म बनाया गया, मतलब खरीद के रख ही दिया ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसके लिए T+2 डेज़ का भी टाइम दिया गया है कि आप अगर आज कोई शेयर्स इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसको सेटल कर सकते हो 2 ट्रेडिंग दिन में। मतलब समझिए कि आपने मंडे को ख़रीदा सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को वो सेटल हो जाएगा, मतलब आपके अकाउंट में आ जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द सेटलमेंट। लेकिन अगर आप समझिए आपने कोई शेयर्स या सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया है फ्राइडे के दिन, बट सैटरडे संडे स्टॉक एक्सचेंज बंद होता है, सो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, बल्कि अगैन मंडे से काउंटिंग की जाएगी। सैटरडे 1 डे, फ्राइडे का एक दिन जोड़ा जाएगा, मंडे का, एंड देन ट्यूसडे के दिन जाके आपका सेटलमेंट होगा। सो रोलिंग के लिए भी ये जो है सेटलमेंट बनाया गया। इन्वेस्टमेंट बाय FIIs, इसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स। अब जब हम FDI कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जाके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो FIIs लाया गया। इसका मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो डू इन्वेस्टमेंट इन अवर कंट्री। सो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाई गई, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो सेटअप की गई थी नवंबर 1992 में, और इसके ऑपरेशंस स्टार्ट हो गए थे 1994 में, जस्ट बिकॉज टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑपरेशंस ऑफ द सेकेंडरी मार्केट, मतलब शेयर्स वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। चलिए लास्ट इज इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या रिफॉर्म आया, सो IRDA इज प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। आपको याद रखना है IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी।
ठीक है। अब इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो आया था, इंश्योरेंस सेक्टर में ये चीज़ें आई गई है। मतलब पहले होता था कि ये भी पब्लिक के अंडर था, अभी प्राइवेट सेक्टर्स को भी ये मौका एंड अपॉर्चुनिटी दी गई कि दे कैन ऑल्सो डू देयर इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडा हैज़ गिवन लाइसेंस टू अ नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू डू इंश्योरेंस बिजनेस एंड, ठीक है, मतलब यहाँ पर वही बात हो रही है कि एडा ने अपॉर्चुनिटी दी प्राइवेट सेक्टर्स को जो इंश्योरेंस बिजनेस में अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ रेज द फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम 26 टू 49, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो भी आपको पैसा मिल रहा है ना, वो कॉन्ट्रीब्यूशन पहले 26% इंश्योरेंस में दिया जाता था, बट अब उसको 26 से बढ़ाकर 49 कर दिया गया है। ठीक है। सो ये सारी चेंजेस हुए हैं जो हमने देखा। जस्ट लास्ट बार हम रिविजन करना चाहेंगे इसका। मेन जो है फ्रेंड्स, घबराना नहीं है, बड़ा आंसर लगता है बट इट इज़ सो ईजी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पूछेगा, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पहले चेंजेस हुई, लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया। ठीक है। पब्लिक सेक्टर मतलब प्राइवेटाइजेशन की बात हो गई। ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स वगैरह के लिए बात हो गई, मतलब ग्लोबलाइजेशन आ गया यहाँ पर। एंड देन फाइनेंशियल सेक्टर जहाँ पर बैंकिंग, कैपिटल मार्केट एंड साथ ही साथ में हम कहेंगे कि इंश्योरेंस में भी चेंजेस लाई गई। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर उतनी नोट्स बनाकर मेंशन कर दिए जितना आप आराम से पेपर में लिखकर मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।